Good morning, everyone. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. My screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. First of all, I introduce myself. I am Dr. Anuj Kumar, and I am Assistant Professor in Applied Science and Humanities Department, ABSIT गाजियाबाद. और स्टूडेंट्स, आज के इस एक्सपर्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस आप जानते हैं, जिसमें आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटरमीडिएट में पढ़ा भी है, कुछ बेसिक चीजें है ना. उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मतलब रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में हम क्या यूज करते हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सपर्ट सेशन में. डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ा है ना इंटरमीडिएट में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना. This session contains two phases. In phase first, we will discuss some basic concept related to calculus, limit of a function, continuous function, differentiation. क्या कोई बता सकता है डिफरेंशिएशन का ओरिजिन क्या है, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कैसे बना था? Anybody else? डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कैसे आया था? चलिए मैं बताऊंगा आपको. डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन आपने करना सीखा है कि कोई फंक्शन आपको दिया है तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार तक आपने डिफरेंशिएशन किया होगा, है ना. और एंड टाइम तक आप यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे. लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव जो किसी फंक्शन का होता है, ये कंसेप्ट कैसे बनता है? एक्चुअली में इसके लिए हमारा जो ओरिजिन है वो लिमिट है फंक्शन की. हमें सबसे पहले जानना होगा कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है. फिर फंक्शन की लिमिट जानने के बाद हमें जानना होगा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है. और जब फंक्शन की लिमिट और कंटिन्यूटी ये दोनों हमारी एग्जिस्ट करती है, तब जाके हम फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन कर पाते हैं. मतलब इसकी एक चेन है कि पहले लिमिट पढ़ना पड़ेगा आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए, कंटिन्यूटी, और तब जाके आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बनता है. और ये जो बेसिक चीजें हैं ये मैं फेज 1 में डिस्कस करूंगा, जो कि बेसिक कंसेप्ट होगा डिफरेंशिएशन को लेकर. फिर फेज 2 में हम कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन मेडिकल फील्ड, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इंडस्ट्री. ठीक है, डिफरेंशिएशन का वैसे तो हर जगह पे यूज है ना, लेकिन इनमें से कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा इन फील्ड्स में जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है. फिर लास्ट में हम जाएंगे रोल्स थ्योरम. रोल्स थ्योरम इंटरमीडिएट में सभी ने पढ़ी होगी, है ना. उसको कहाँ पर रियल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. और रोल्स थ्योरम को हम एप्लीकेशन दिखाएंगे रोल्स थ्योरम का विद कोविड-19 एग्जाम्पल, और एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन वेकल्स इंजन. वेकल्स इंजन में कैसे रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है ये हम लास्ट में जानेंगे. तो ये हमारा कंटेंट्स होगा आज के सेशन का. सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलकुलस है क्या, है ना. कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद चेंज. कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो केवल और केवल चेंज के साथ डील करती है. चेंज मीन्स जैसे कि चेंज इन फेसबुक फ्रेंड, जो भी हमारे आसपास चेंजेस होते हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे, है ना. चेंज इन फेसबुक फ्रेंड, चेंज इन व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज, चेंज ऑफ हाइट ऑफ प्लांट्स, चेंज ऑफ प्राइस इन शेयर मार्केट. मतलब जितने भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं डेली लाइफ में वो सब इस कैलकुलस के अंदर आते हैं. ठीक है, वही मैंने यहाँ पर बताया है आपको, चेंज इन एवरीवेयर अराउंड अस. जो भी हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं रियल लाइफ में वो कैलकुलस के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना. कैलकुलस की मेनली दो ब्रांच होती है. एक होती है इंटीग्रल कैलकुलस
जिसमें हम सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना। और उसका एप्लीकेशन, कैसे हम इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है वो केवल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। हम केवल आज के सेशन में बात करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन। हम इसमें डिफरेंशिएशन पर ही फोकस करते हैं। और अभी तक जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है इंटरमीडिएट में वो होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। जब आपके पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है तो आप उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 3 टाइम डिफरेंशिएशन आपने इंटर में किया होगा, है ना। उसी को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और मैथमेटिक्स 1 जो आपका इंजीनियरिंग में आप पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें मैं आपको nth टाइम तक डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा। मतलब किसी फंक्शन का n बार तक कैसे डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं वो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जानेंगे। इससे अलग भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है 2 डिफरेंशिएशन होते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बाद आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, वहां पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। इसका कंसेप्ट क्या होता है ना, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में यूज है, ये तो जब आपका सेमेस्टर चलेगा, जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को, ये तो वहां पर आप जानेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना। फिर इसमें थर्ड टाइप का डिफरेंशिएशन होता है टोटल डिफरेंशिएशन। यदि हमें किसी फंक्शन में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हो और हमें उन सभी वेरिएबल्स में साइमल्टेनियसली चेंज करना पड़ जाए तो उसको करने के लिए हमें टोटल डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। और ये जो आपके तीनों डिफरेंशिएशन है इसके लगभग 2 मॉड्यूल आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में, सेमेस्टर 1 में, जो कि डिटेल में आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो आपको समझना है कि 3 तरह की डिफरेंशिएशन की स्टडी हम डिफरेंशियल कैलकुलस में करते हैं। अब चूंकि डिफरेंशिएशन पर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का ओरिजिन क्या है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है वो बना कैसे, वो मैं आपको बता चुका हूं कि पहले आपको जानना होगा फंक्शन की लिमिट के बारे में, फिर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे, तब जाके हमारा ये डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है ये बनता है। तो उसको सीक्वेंसली मैं ऐसे ही आपको एक एक चीजें विजुअलाइज कराता चलूंगा, है ना, विद रियल लाइफ। तो ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर आपको इंडिया का मैप नजर आ गया होगा, है ना। और अगर इंडिया के मैप में हम बात करें बॉर्डर की तो वो एटलीस्ट 2 कंट्री की जो है लिमिट होगी, एटलीस्ट 2 कंट्री की क्या होगी, वो लिमिट होगी जो बॉर्डर है ना। मतलब किसी अदर कंट्री से आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और अपनी कंट्री से राइट हैंड लिमिट निकाले तो दोनों इक्वल जाएगी, तभी तो हम इस बॉर्डर को किसका नाम दे रहे हैं, लिमिट का नाम दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जो लिमिट का कंसेप्ट बनता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लिमिट, वो आप जानते हैं पहले से ही कि उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी फंक्शन की फाइंड करनी होती है। और जब दोनों लिमिट हमारी इक्वल आ जाती है तभी हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और वो लिमिट भी कैसी होनी चाहिए, हमेशा एक फाइनाइट और यूनिक नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर बताया आपको कि लिमिट x टेंडिंग टू a, यदि हम किसी x वेरिएबल को a की तरफ अप्रोच कराए तो fx फंक्शन किसी वैल्यू l की तरफ अप्रोच करता है, टेंड्स करता है, इस l को ही हम इस फंक्शन की लिमिट बोलते हैं। और ये हमेशा एक फाइनाइट और यूनिक नंबर होता है ना। और इंटर में आपने पढ़ा होगा कि किसी फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। किसी फंक्शन की लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है, जैसे कि यहाँ पर एफ ए माइनस से मैंने इसको डिनोट किया है, शॉर्ट में इसको हम LHL बोलते हैं। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। फिर हमें निकालना होता है इसमें RHL, जिसको हम FA प्लस से डिनोट करते हैं और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RHL, है ना, राइट हैंड लिमिट। और जब हमारी फंक्शन के जो हम A पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए किसी फाइनाइट और यूनिक नंबर के, तब हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट L होगी, ठीक है ना, या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो बात होगी जो डेफिनेशन आपने इंटर में पढ़ी है लिमिट की।
अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में जाता हूं कि इसका ये जो लिमिट है इसका कंसेप्ट बनता कैसे है उसको समझिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल्स को कंसीडर किया। 3 सर्किल आपको स्क्रीन पर नजर आए होंगे, है ना। तीनों की रेडियस सेम है। 3 सर्किल मैंने लिए हैं और तीनों की रेडियस सेम है। इन सर्किल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि लिमिट का कंसेप्ट एक्चुअली बनता कैसे है। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे। तीनों सर्किल ये जो है सेम रेडियस के हैं। फिर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट पॉलीगन्स इनसाइड दीज सर्किल्स। इन तीनों सर्किल के अंदर पॉलीगन्स बनाएंगे। पॉलीगन्स को हिंदी में बात करें तो बहुभुज बोलते हैं, है ना। ठीक है, बहुभुज मतलब जैसे कि ट्रायंगल 3 भुजाओं वाला होता है, पेंटागन 5 भुजाओं वाला, ठीक है ना, हेक्सागन 6 साइड्स इसमें होती है। तो ये सब पॉलीगन्स के अंदर ही आते हैं, है ना। तो हमें करना क्या है, सर्किल्स के अंदर पॉलीगन्स को बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों सर्किल्स में जो सेम रेडियस के सर्कल थे, मैंने तीनों सर्कल्स में यहाँ पर पॉलीगन्स बनाए। पहले सर्कल में मैंने ट्रायंगल बनाया, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड है। फिर दूसरे सर्कल में मैंने पेंटागन बनाया, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होंगी। और नेक्स्ट वाला जो सर्कल है उसमें मैंने यहाँ पर सेप्टागन बनाया जिसमें 7 भुजाएं हैं, 7 साइड्स है। तो आपने जो पॉलीगन्स बनाया है सर्कल के अंदर में, इससे आपको क्या देखने को मिलता है, जब हम पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड कम रखते हैं तो पॉलीगन का जो एरिया आएगा और सर्कल का जो एरिया आएगा उसमें काफी डिफरेंस होगा। फिर जब हमने पॉलीगन्स की साइड को बढ़ाना शुरू किया तो आप देखते हैं कि पॉलीगन का एरिया और सर्कल का एरिया का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है ना। तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि यदि आप इसमें साइड्स को लार्ज नंबर ऑफ टाइम ले ले, है ना, तो सभी की सभी जो साइड्स होगी वो आपको सर्कल की बाउंड्री पर नजर आएगी, है ना। उस केस में क्या होगा कि जो पॉलीगन्स का एरिया होगा वो अप्रोच कर जाएगा सर्किल के एरिया की तरफ, और यही आपका जो है लिमिट का कंसेप्ट होता है ना। ये मैंने देखो यहाँ पर स्क्रीन पर एरिया ऑफ पॉलीगन, जब आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम में इसमें लिमिटिंग केस लेंगे तो जो एरिया ऑफ पॉलीगन है वो एरिया ऑफ सर्कल की अप्रोच कर जाएगा, टेंड कर जाएगा, है ना। तो ये हमारा लिमिट का कंसेप्ट होता है। यदि हम यहाँ पर इस एरिया ऑफ पॉलीगन को fx फंक्शन से डिनोट करें, एरिया ऑफ सर्कल को हम किसी नंबर l से डिनोट करें, है ना, और x को a की तरफ अप्रोच कराएं, तो ये आपकी नोटेशन होती है लिमिट की, है ना। लिमिट का कंसेप्ट बनता कैसे है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। लिमिट के बाद हम जाते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी पर, क्योंकि हमारा मेन मोटो है डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट समझना। तो हमने पहले लिमिट को जाना, लिमिट कैसे निकालते हैं फंक्शन की। अब कंटिन्यूटी का जान लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी पर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। अभी आपने देखा फंक्शन की लिमिट। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, यदि किसी फंक्शन की लिमिट आप फाइंड करें और वो fa के इक्वल आ जाए, fa मीन्स a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, और इसका मतलब क्या होगा कि आप a पॉइंट पर फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, a पॉइंट पर फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट निकालें, और वो दोनों वैल्यू fa के इक्वल आ जाए। fa मीन्स जो कि मैंने बताया x की जगह पर a रखेंगे और हम fa की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप फंक्शन की निकालते हो a पॉइंट पर और वो fa के इक्वल आ जाए, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये होता है आपका लिमिट से ही बनता है किसका कंसेप्ट, कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ेंगे इसको डिटेल में भी जानेंगे आप, है ना, कैसे लिमिट हम निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेकिन आज तो आपको केवल विजुलाइज करना है कि ये हमारा तरीका होता है और ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे इसको। फिर मैंने यहाँ पर एक फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जो कि एक रोड दिख रहा है ना, जो कि कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस कर्व को बनाएगा, है ना, क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, तो कैसा कर्व बनाएगा, ये कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा। फिर सेकंड फिगर में आपको नजर आया होगा एक रोड जो कि ब्रेक हो रखा है एक पॉइंट पर। Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो दूसरा आपको एक रोड नजर आया होगा जो कि
बीच में ब्रेक है, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस कर्व को डिफाइन करेगा। तो अगर रियल लाइफ में विजुलाइज करें तो ये हमारा कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल होगा। तो हमने बात की लिमिट की, हमने बात की कंटिन्यूटी की। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो लिमिट का कंसेप्ट है, इसी से हमने कंटिन्यूटी को डिफाइन किया है। इसी कंसेप्ट से हम डिफाइन करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी को या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी का पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट आया कैसे था लिमिट से, है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको एक फिगर नजर आया होगा, है ना। इस फिगर में अगर एक्स एक्सिस पर बात करें तो आपको ये एक्स पॉइंट नजर आ गया होगा, जिसको मैंने रेड कलर से सर्किल किया है ना। और एक्स पॉइंट पर यदि ये ऊपर देखा जाए तो ये हमारा एक कर्व है, जिसको मैं रेड कलर से फिर से हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये हमारा कर्व है जिसको हमने नाम दिया है y = fx फंक्शन का। ये हमारा y = fx फंक्शन है। तो यदि x एक्सिस पर एक पॉइंट हमारा x हो और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा आगे लेकर जाए, वो हमारा x + h हो, है ना। और x और x + h के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम स्मॉल नंबर h से डिनोट करें, ठीक है ना। हमने h एक डिस्टेंस ली जो कि बहुत छोटी डिस्टेंस है, ये यानी कि नेबरहुड पॉइंट है आपस में x और x + h। तो अगर x एक्सिस पर x पॉइंट है तो कर्व पर इसकी वैल्यू आपको fx मिलेगी, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा x fx, ठीक है, क्योंकि पॉइंट xy कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चलेगा तो x fx हो जाएगा। फिर हमने सेम तरीके से x + h पर निकाली वैल्यू ऊपर कर्व पर, तो वो हमारी हो जाएगी x + h fx + h, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी तक दो पॉइंट x एक्सिस पर लिए और कर्व पर जो पॉइंट बनेंगे इसके कोरस्पोंडिंग वो हमने डिनोट किए। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारे दो पॉइंट कर्व पर बने हैं x fx और x + h fx, इनके बीच में मैं एक कोड डालूंगा इस तरीके से, जो रेड कलर से आपको नजर आएगा, है ना। मैंने क्या डाली, इनके बीच में कोड डाली, है ना। ये देखिए दूसरे फिगर में आपको दिख गई होगी, ये कोड मैंने दोनों पॉइंटों के बीच में डाली, ठीक है। अब इस यदि कोड को देखें, इसके अगर हम, ये हमारी सेकेंड लाइन का काम करेगी। अगर इसके लिए हम स्लोप निकालें तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हमारी क्या होगी, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। ये हमारा स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही किया है कि मैंने स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन फाइंड किया है, ठीक है। मतलब y में कितना चेंज आया और अपॉन में x में कितना चेंज आया। y में अगर चेंज की बात करें तो पीछे फिगर देखिए दोबारा, y में चेंज आया है fx + h में से fx को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और x में कितना चेंज आएगा, x में चेंज आएगा x + h में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको दोनों चेंजेस नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने चेंज निकाला जो कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन होगा। इसको सॉल्व करके आपको मिलता है fx + h - fx/h। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन फाइंड की, ठीक है। अब ये जो आपके स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है, ये जो सेकेंड लाइन है, यदि वो जो हमारी x एक्सिस पर h डिस्टेंस थी दो पॉइंटों के बीच में, यदि आप उसमें h को 0 की तरफ टेंड कराएं, मैं आपको पेन से बताता हूँ, ये हमारी h डिस्टेंस थी जो कि x और x + h के बीच में थी। हमने क्या किया, इसको 0 की तरफ टेंड कराया, यानी कि जो x + h पॉइंट है वो x की तरफ अप्रोच कर जाएगा। उस केस में जो ऊपर हमारी कोड बनी थी दो पॉइंटों के बीच में, वो यहाँ पर x पॉइंट पर एक टेंजेंट का काम करेगी, जो आपको नजर आ गई होगी, ये आपकी टेंजेंट का काम करेगी, देखो यहाँ पर, है ना। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यदि हम इस स्मॉल h को 0 की तरफ टेंड कराते हैं तो जो हमारी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्लोप ऑफ, बताइए बेटा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी यदि हम h को 0 की तरफ ले जाते हैं। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बताइए कोई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बताइए भाई, ठीक है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या किया कि ऊपर ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन आपने फाइंड की थी, ठीक है, उसमें हमने लिमिटिंग केस लिया, h को 0 की तरफ लेके गए
तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी, मतलब जो आपकी कोड थी वो ऊपर सेकेंड लाइन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंट में, और ये बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं dy अपॉन dx, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, इस ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यही एक्चुअली में कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, ये ओरिजिन है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, इसी से हमारा डिफरेंशिएशन बना है। तो देखा आपने कि हमने पहले कैसे लिमिट निकाली, फिर कंटिन्यूटी को डिस्कस किया, फिर जाके हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पर बनाया, है ना। अब डिफरेंशिएशन जब आपको कंसेप्ट आ गया, अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन की, है ना। तो फर्स्ट फेज में मैंने क्या किया, फर्स्ट फेज में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बताया कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बना था लिमिट कंटिन्यूटी को लेकर के। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज है ना। रेट ऑफ चेंज मींस हाउ फास्ट इज समथिंग चेंजिंग, कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है, जैसे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ प्लांट्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इन शेयर मार्केट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब किसी भी चेंजेस में अगर आप रेट ऑफ चेंज को यूज करते हैं वर्ड को, तो वो किसको इंप्लाइज करता है, वो डिफरेंशिएशन को इंप्लाइज करता है ना। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है क्या, वो रेट ऑफ चेंज ही है। और चेंज कोई भी हो सकता है, जो भी डेली लाइफ में हमारे चेंजेस हो रहे हैं उसमें कोई भी एग्जांपल में आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अदर वेरिएबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम एप्लीकेशन पर बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, है ना। तो अब हम फोकस करते हैं एप्लीकेशन पर डिफरेंशिएशन की, कि जो एप्लीकेशन हमारे होते हैं वो किस किस फील्ड में होते हैं और कैसे अप्लाई होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स, सबसे पहले हम जाते हैं डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करेंगे काइनेमेटिक्स में, गति विज्ञान जिसको आप कहते हैं, है ना। आपको यहाँ पर एक फंक्शन नजर आया होगा xt। xt जो फंक्शन है वो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी है। ये टी टाइम पर किसी पॉइंट, किसी बॉडी की पोजीशन को डिनोट कर सकते हैं इससे, है ना। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, कौन कराएगा इसका डिफरेंशिएशन, इस x फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन कराएगा, बोलो बेटा। ये t का एक फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसको आता है डिफरेंशिएशन सर 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t, उसके बाद +1 प्लस 0 प्लस वन टी का डिफरेंशिएशन करना है ना, टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो xt फंक्शन लिया था जो कि पोजीशन को डिनोट करता था किसी पार्टिकल के लिए, किसी पॉइंट के लिए, मैंने उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 आ जाएगा। बताइए ये dx अपॉन dt किस चीज को इंप्लाइज करता है, rate of change of x with respect to t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और ये किसको इंप्लाइज करता है, velocity, किसी पार्टिकल या पॉइंट की वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ही तो है डिफरेंशिएशन का, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में, एक्सीलरेशन, ठीक है, और भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सब चीजें डिफरेंशिएशन से ही तो ड्राइव होती है। तो ये डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन ही है। चलिए फिर मैंने क्या किया, अभी तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया था, फिर मैंने इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन किया। अगर इस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 60, और 2t का हो जाएगा 2 प्लस 2। तो हमने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया। तो ये जो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है x का, ये किसको इंप्लाइज करता है, एक्सेलरेशन, बिल्कुल, ये एक्सीलरेशन, किसी पॉइंट या पार्टिकल के एक्सीलरेशन को इंप्लाइज करता है। तो हमने क्या देखा कि xt का हमने एक बार डेरिवेटिव निकाला तो वेलोसिटी आई, दो बार डेरिवेटिव निकाला तो हमारा एक्सीलरेशन आया किसी पार्टिकल या पॉइंट के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ही है। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन का मैंने एक बार और डिफरेंशिएशन किया, यानी कि d3x अपॉन dt क्यूब निकाला जो कि 6 आया। कोई बता सकता है ये थर्ड जो डेरिवेटिव आपने फाइंड किया है ये किसको इंप्लाइज करेगा, jerk, ये इंप्लाइज करता है जर्क को। किसको इंप्लाइज करेगा, ये
ये इम्प्लाइज करेगा जर्क को, है ना। कुछ बच्चे शायद जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है वो जर्क होता है, और फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव किसको इम्प्लाइज करता है? चलिए मैं इन सब चीजों को आपको एक स्लाइड में बता देता हूँ, है ना। फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें मैं ये सब चीजें बता देता हूँ कि रेट ऑफ चेंज अगर आप निकालते हैं तो वो किस किस चीज को इम्प्लाइज करता है। सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी, जिसको आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होगा, है ना। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाले तो वो एसिलेशन को इम्प्लाइज करता है, जिसको हम dv/dt से डिफाइन करते हैं। फिर जर्क की अगर बात करें तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एसिलेशन होता है ना, जिसको हम j से डिफाइन करते हैं, da/dt, है ना। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क निकाले तो उसको हम डिफाइन करते हैं किससे? स्नैप। स्नैप, है ना। उसको हम स्नैप से डिफाइन करते हैं। फिजिकल मीनिंग हो जाएगा आपका x का फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का। फिर हमने रेट ऑफ चेंज निकाली स्नैप के लिए, तो वो किसको डिफाइन करेगी? क्रैकल। क्रैकल, है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज हो जाएगी स्नैप की, जो कि क्रैकल यानी कि फिफ्थ ऑर्डर का जो x का डेरिवेटिव होगा ये उसको डिफाइन करेगा। फिर यदि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्रैकल निकालते हैं तो ये किसको डिफाइन करता है? पॉप। पॉप, है ना। यानी कि जो 6 टाइम आपका डिफरेंशिएशन होगा, 6th ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन होगा x का, वो इंप्लाइज करता है पॉप को, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल मीनिंग्स है जो कि काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आप इसको देखेंगे, और भी अदर सब्जेक्ट्स है मैकेनिकल वगैरह, उसमें भी काफ़ी यूज होते हैं। ये सब चीज़ें आप जानेंगे वहाँ पर। ये सब चीज़ें ही हमारा जो एप्लीकेशन है किसका होता है? डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ये होता है। ये आगे चलते हैं। फिर ये आप काइनेमेटिक्स में किसी भी टाइप के मोशन की बात करें, ठीक है, आप जानते हैं कि अगर डिफरेंशियल फॉर्म में फोर्स को निकाले तो फोर्स क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp/dt, है ना। मोमेंटम की बात करें इसको हम mv से डिफाइन करते हैं, और t के रेस्पेक्ट में यदि इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो mv का, तो वो आपका फोर्स बन जाएगा f, है ना। और यदि यहाँ पर m कांस्टेंट है तो आप इस डिफरेंशिएशन से m को बाहर ले सकते हैं। m को बाहर लेकर ये dv/dt बनेगा, और dv/dt मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो ये जो आपका फोर्स का फॉर्मूला है ये मास इनटू एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कोई बताएगा ये फॉर्मूला क्या है, किसको इंप्लाइज करता है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ma। मोशन। बताइए दोबारा, क्या बोला आपने? सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट की सेकंड? सेकंड लॉ। ठीक है, ये इंप्लाइज करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज होता है ना। डिफरेंशिएशन से ही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव हुआ है ना। तो काइनेमेटिक्स में किसी भी तरह का मोशन हो, है ना, किसी भी ट्रांसपोर्ट को लेकर के आप मोशन पढ़िए, है ना, तो वो सब किसमें आता है? आपका डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन होगा। चलिए, अब ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में। अब हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को पढ़ लेते हैं मेडिकल फील्ड में, है ना। वैसे तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बहुत जगह पर है, लेकिन दो तीन चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। मेडिकल फील्ड को ले लेते हैं। मेडिकल फील्ड में भी बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डिफरेंशिएशन का यूज एक्चुअली में मेडिकल फील्ड में होता कैसे है ना। आपको स्क्रीन पर दिखे होंगे, ये फिगर में देखिए, ये डॉक्टर प्रिंस है और ये जॉन है। जॉन एक ट्यूमर पेशेंट है, ठीक है। ये डॉक्टर प्रिंस है और ये जॉन है। जॉन हमारा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ट्यूमर पेशेंट है। जॉन डॉक्टर प्रिंस के पास कंसल्टिंग के लिए जाते हैं। तो कंसल्ट करने के बाद, आफ्टर कंसल्टिंग विद डॉक्टर प्रिंस, जॉन गोज फॉर ट्यूमर टेस्ट। डॉक्टर प्रिंस बोलते हैं जॉन को कि आप ट्यूमर टेस्ट करा लीजिए, है ना। अब इस ट्यूमर टेस्ट में कैसे डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व कराने वाले हैं हम, ध्यान से देखिए। अब ये जो ट्यूमर टेस्ट जॉन कराएगा, ट्यूमर टेस्ट जो मशीन होगी वो किस पर वर्क करती है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर।
वो किस पर वर्क करती है? SGR पर वर्क करती है, जिसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर। जो ट्यूमर टेस्ट मशीन है केवल इस पर वर्क करती है। और किस फंक्शन के लिए, किस फंक्शन के साथ में वर्क करती है, उस फंक्शन को मैं नीचे आपको बताता हूं। ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है। इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है VT इक्वल टू V0 e की पावर AT की फॉर्म में, है ना। V की बात करें तो ये हमारा T टाइम पर, है ना, वॉल्यूम होगा ट्यूमर का। V0 की बात करें तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम होगा ट्यूमर का। A हमारी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है और T आप जानते हैं वो टाइम होगा। तो जो वो ट्यूमर टेस्ट मशीन है वो इस फंक्शन पर वर्क करती है। अब हम जो उसमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकालेंगे यानी कि SGR निकालेंगे ट्यूमर का, वो किस चीज को यूज करके निकालने वाला है वो ध्यान से समझिए आप। हमने क्या किया, SGR निकालने के लिए, मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर को निकालने के लिए जो ऊपर मैंने फंक्शन बताया है VT, उसका एक बार मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्यूमर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम T। यदि आप उस फंक्शन का T के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकाल देते हैं ट्यूमर की विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, तो ये हमारा बन जाता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट फॉर ट्यूमर। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है। V0 वहां पर कांस्टेंट रहेगा। ऊपर एक फंक्शन दिखा देता हूं दोबारा मैं आपको। इसमें V0 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट होगा। E की पावर AT का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो E की पावर AT का क्या डिफरेंशिएशन होता है? सर वो तो लॉग लेने के बाद पता चलेगा ना। E की पावर AT का डिफरेंशिएशन के लिए लॉग लेना पड़ता है बेटा? ओ नहीं सर, सर 80 होगा सर। E की पावर 80। E की पावर 80 होगा। E की पावर AT का E की पावर AT होगा। क्या आप सही बात कर रहे हैं बेटा? कुछ बोले तो नहीं? E की पावर into A की पावर E की ठीक है, लता ने सही बताया है। यदि E की पावर AT का डिफरेंशिएशन करते हैं तो E की पावर AT का डिफरेंशिएशन होगा E की पावर AT। लेकिन जब AT जो ऊपर फंक्शन है ना, जब AT का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो T का 1 हो जाएगा और एक A वैल्यू आपको मल्टीप्लाई में मिलेगी, है ना, जो कि कांस्टेंट है। तो यही मैंने डिफरेंशिएशन आगे किया है। यहाँ पर देखिए मैंने V0 को कांस्टेंट रखा, मल्टीप्लाई में A दिख रहा होगा आपको और E की पावर AT, है ना। तो ये जो हमारा निकला है dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्यूमर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम T, इससे आपको पता लगेगा SGR का, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर, है ना, जिस पर ये ट्यूमर टेस्ट मशीन वर्क करती है, जिसका फिगर आपको नजर आ गया होगा। फिगर भी बनाया मैंने। एक्चुअली में है क्या, डिफरेंशिएशन ही है। और इस ग्राफ से आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ट्यूमर विद टाइम, किस तरह से एक ग्राफ हमारा इस फंक्शन का जाएगा। अब इस फंक्शन का जो ग्राफ आपने देखा है, SGR का जो ग्राफ है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का, उसमें आपके दो पॉइंट होंगे। एक तो हाई SGR होगा, एक लो SGR होगा। अगर हाई SGR की बात करें, मतलब ट्यूमर की अगर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बहुत हाई हो जाती है तो वो किसको इम्प्लाइज कर जाएगी? कैंसर को। ठीक है, यानी कि जो ट्यूमर टेस्ट मशीन से रिजल्ट निकल के आएगा उससे डॉक्टर प्रिंस बता पाएंगे कि ये ट्यूमर किस स्टेज पर है ना। भाई यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिंस ये जो SGR है, मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम T ट्यूमर के लिए, ये डॉक्टर प्रिंस की क्या हेल्प करता है? हेल्प ये होती है कि उससे पता लगता है कि ट्यूमर का वॉल्यूम कितना है ना, और ट्यूमर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कौन सी दवाई यहाँ पर इफेक्टिव होगी। ठीक है, ट्यूमर का वॉल्यूम कितना है और कौन सी दवाई इफेक्टिव होगी। और अगर ये SGR बहुत हाई हो जाता है तो कैंसर आपका स्टेज पर आ जाता है ना। तो ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरह मेडिकल फील्ड में हमारा डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है ना। तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से भी कैंसर केयर को इम्प्रूव किया है, जिससे आपको एक्यूरेसी और स्पीड मिलती है ना। और AI को तो सर अभी न्यूज़पेपर में भी है एक। हाँ बताइए
सर वो जब आपने इंटीग्रेट कर वो जब डिफरेंशिएट वो बता रहे थे वो वाला फिर से बता दीजिए सर, वो समझ में नहीं आया थोड़ा। डिफरेंशिएशन कैसे किया? यस सर, थोड़ा सा बता दीजिए वापस से। ये हमारा एक फंक्शन है, इसको मैं चलो पेन से बताता हूँ। ये हमारा फंक्शन है ना, हमें इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो v फंक्शन है, तो dv अपॉन dt आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, इक्वल टू v0 हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसलिए v0 को हम एज ए कांस्टेंट बाहर रखेंगे। e की पावर at का डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो या तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए d अपॉन dt और ये e की पावर at, है ना। तो जब e की पावर at का डिफरेंशिएशन होगा, v0 तो कांस्टेंट बाहर है, e की पावर at का डिफरेंशिएशन आप में से किसी ने एक ने बताया था अभी, a कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और e की पावर at का होगा e की पावर at, है ना। at का जब दोबारा करेंगे तो a कांस्टेंट आप बाहर ले सकते हैं। तो ये इसका सिंपल डिफरेंशिएशन है। इज इट क्लियर? जीरो कांस्टेंट होगा, v0 इनिशियल वॉल्यूम, कोई इनिशियल चीज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना। इनिशियल मतलब किसी फंक्शन की, मान लो कि 0 हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो उसमें x को हम 0 रख सकते हैं और 0 पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का मेडिकल फील्ड में अप्लाई होता है डिफरेंशिएशन, और ये हमारे इस तरीके से वर्क करता है। एआई को न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ क्षेत्र को बचाने में सक्षम है, बल्कि यह मानव जीवन को भी बचा सकता है। एआई इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मशीन लर्निंग वगैरह में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड द फ्यूचर ऑफ हेल्थ, ये जो एमडी डॉक्टर है आपके रॉबर्ट पर्ल, उन्होंने 2018 में बताया था एक सर्वे में। हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन इंडस्ट्री, है ना। इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन का क्या यूज है ना। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। इंडस्ट्री में फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंशिएशन का कैसे यूज होता है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं अभी। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट। क्या कोई बता सकता है मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा ऑप्टिमाइजेशन? बताइए, कोई बता सकता है? बोलिए बेटा। So through differentiation, when we will find the difference, then we will put that equation equals to 0, and after putting it, we will get two values of a variable. Then we will calculate maxima and minima from there. Okay. So these are Differentiation. such points where slope is 0. वेरी गुड, ठीक है। चलिए मैं भी थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आपको। अगर आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उसका वर्किंग रूल पर बात करेंगे, क्योंकि वर्किंग रूल को हम यूज करने वाले हैं एग्जांपल में, है ना। वर्किंग रूल ये होता है उसका कि हमें एक फंक्शन दिया होता है fx, है ना, जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर हम उसमें डेरिवेटिव को 0 रखेंगे और 0 रखने पर वहां से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर x की वैल्यू फाइंड करने पर हमें फंक्शन का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है और उसमें वो जो पॉइंट हमने निकाला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, उसमें वो पॉइंट रख करके देखेंगे। यदि वो निगेटिव आता है तो फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू रखेगा उस पॉइंट पर, यदि वो पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू रखेगा उस पॉइंट पर, ठीक है। ये सब आपने इंटर में पढ़ा है बेसिक चीजें, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आप में से किसी ने बताया कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट पर, है ना। तो एक ब्लू कलर से आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, डॉटेड पॉइंट, ठीक है। ये आपका लोकल मिनिमम को डिफाइन करता है। ऊपर के जो दो पीक है लोकल मैक्सिमम को डिफाइन करता है, और जहां पर फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा होगा, सैडल पॉइंट से हम इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। इंडस्ट्री में कैसे यूज होने वाला है समझिए।
हमने मान लिया कि सपोज वी आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स। एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि डिफरेंशिएशन का और मैक्सिमम मिनिमा का कैसे इंडस्ट्री में यूज होने वाला है ना। सपोज वी आर प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर्स, ठीक है। whenever we start this business our aim is, हमारा एम क्या होगा जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, at what point I will start earning great amount of money और प्रॉफिट, किस पॉइंट पर मैं प्रॉफिट को मतलब ज्यादा कर पाऊंगा, है ना, या ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगूंगा, ये हमारा उसमें एम रहता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो इसको मैंने एक छोटे से एग्जांपल से बताया है। हमने मान लिया कि लेट द क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर वेयर द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एक्स कंप्यूटर्स, मतलब हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए कम से कम एक्स कंप्यूटर बनाने होंगे, ठीक है। और प्रॉफिट आप जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फिक्स करना होगा, निकालना होगा, है ना। और सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट होगा उसी से हमारा प्रॉफिट निकलता है। अब हमारा मेन काम है ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको कैसे डिफाइन किया जाए, है ना। कॉस्ट प्राइस को हम दो कॉस्ट से डिफाइन करते हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी होती है लेबर कॉस्ट। जैसे कि हमने एक्स कंप्यूटर्स बनाए तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स किया, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मान लेते हैं कि हमने उसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में फिक्स कर दिया, जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देंगे। अब हमने मान लिया कि एक कंप्यूटर को बनाने में 10 रुपीज लेबर कॉस्ट होती है ना, तो एक्स कंप्यूटर को बनाने में कितनी हो जाएगी, 10x हो जाएगी, है ना। तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट प्राइस का फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x की फॉर्म में आएगा, है ना। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ आपको अभी। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को जैसा कि मैंने बताया एक्स कंप्यूटर बना रहे थे तो हमने एक्स स्क्वायर को फिक्स्ड कॉस्ट माना है और 10 रुपीज लेबर कॉस्ट को लेते हुए 10x हमारी टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी, तो हमारा ये कॉस्ट प्राइस का फंक्शन बन जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस को हमने फिक्स किया यहाँ पर 20x, है ना, तो प्रॉफिट अब निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा प्रॉफिट का, जो एक ब्रैकेट में बंद हो रखा है, इक्वेशन 1 की फॉर्म में मैंने इसको बताया है, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये प्रॉफिट आपका इक्वेशन 1 में आ जाएगा तब हमें देखना है कि कितना मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा यानी कि डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हो, डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन ये है। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में प्रॉफिट का, ठीक है, उसको 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने पर x इक्वल टू 5 हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो कि कंसेप्ट मैंने ऊपर बताया वही मैंने यहाँ पर यूज किया है मैक्सिमम मिनिमा का, जो कि डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। फिर हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला। जब आप इसमें यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 10 तो कांस्टेंट है, 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, -2x का -2 होगा, तो आपका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डायरेक्ट -2 आएगा। यानी कि यदि आप इसमें x को 5 भी रख देते हैं तब भी -2 ही रहेगा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। और जब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है तो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम की मिनिमम, Maximum. मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है छोटे से एग्जांपल से कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा x इक्वल टू 5 पर, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा ये हमने निकाला है बाय यूजिंग द प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का यूज करके, मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है, एप्लीकेशन होता है। तो ये एप्लीकेशन हो गया डिफरेंशिएशन का इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स जो है मेडिकल फील्ड, काइनेमेटिक्स हो गया, है ना, और इंडस्ट्री में कैसे डिफरेंशिएशन यूज होता है ये मैंने एक्सप्लेन करने की आपको छोटे-छोटे एग्जांपल से कोशिश की है। फिर आगे चलते हैं, लास्ट फेज पर आ जाते हैं। ये है हमारा रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम सभी ने पढ़ी है इंटर में, क्या कोई स्टेटमेंट बताना चाहेगा? रोल्स थ्योरम फॉर ए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होती है? सर नाम सुने थे 12th। बताइए बेटा। रोल्स थ्योरम को डिफाइन कर सकता है कोई? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरमीडिएट में। नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। यस यस, टेल मी प्रियांशी, क्या कह रहे हो आप? प्रियांशी कुछ कह रहे थे बेटा?
चलिए मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताता हूँ। इसका स्टेटमेंट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मैं इसका एप्लीकेशन बताने वाला हूँ रोल्स थ्योरम का, कि रोल्स थ्योरम को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो fx हमारा कोई एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, है ना। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जो fx फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस हो। सेकंड कंडीशन ये होती है कि fx जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल हो। थर्ड कंडीशन ये होती है कि fa जो है हमारा fb के इक्वल हो। यदि कोई फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। किस तरीके से? रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर ये तीन कंडीशन फंक्शन के द्वारा सेटिस्फाई होती है तो वहां पर एक रियल नंबर, कम से कम एटलीस्ट वन रियल नंबर c इस तरह से एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आएगा। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में ये थ्योरम्स आप अगेन पढ़ेंगे, है ना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताई जाएगी आपको। फिलहाल हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में कि इसका अप्लाई रियल लाइफ में कैसे होता है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है इसका। आपको फर्स्ट फिगर में नजर आ गया होगा एक कर्व जो कि कॉन्टिन्यूअस है। ए बी पॉइंट आपको एक्सिस पर दिख रहे होंगे, है ना। ए बी पॉइंट के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। और अगर आप वैल्यू की बात करें ए पॉइंट पर एफ ए, बी पॉइंट पर एफ बी, वो दोनों इक्वल भी है, तो फिर यहाँ पर जो है ए बी के बीच में एक सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ए बी के बीच में एक सी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये ए बी के बीच में एक पॉइंट दिखा है जिसको मैंने रेड कलर से बताया आपको, है ना। इस पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट निकालते हो कर्व के ऊपर तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। किसके पैरेलल जाएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही मैंने दूसरे फिगर में भी सेम कंसेप्ट दिया है, बस फिगर को उल्टा करके बताया है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट होता है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होती है। इसका अलजेब्राइक मीनिंग भी होता है, जो कि जब आपकी क्लास चलेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका अलजेब्राइक मीनिंग क्या होता है ना। तो ये स्टेटमेंट को यूज करते हुए अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। ये फिगर सेम है, वहां पर डिफरेंट कर्व लिया था, ये भी मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंट कर्व लेकर बताया। एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम विद कोविड-19 एग्जांपल। कोविड-19 का एग्जांपल लेते हुए रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन बताता हूं मैं आपको। लेट द नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस टेक्स द वैल्यू एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमने मान लिया कि जो कोविड केसेस है ना, वो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन पर वर्क करते हैं। और फंक्शन हमने यहाँ पर छोटा सा फंक्शन माना है समझाने के लिए आपको, 8d माइनस डी स्क्वायर। और d यहाँ पर जो है डे को डिनोट करता है, वेयर d डिनोट डे। और हमने यहाँ पर 2 डे से 6 डे तक का डेटा लिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ है डेटा को एनालाइज करने के बाद। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फर्स्ट डे व्हेन देयर विल बी नो कोविड पेशेंट, यानी कि देयर विल बी नो कोरोना पॉजिटिव केसेस। आपको वो दिन बताना है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जब कोई भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आपको जिस दिन नहीं मिलेगा, है ना। इसके लिए मैंने रोल्स थ्योरम को अप्लाई किया। फंक्शन को मैंने डिफाइन कर रखा है 8d माइनस डी स्क्वायर की फॉर्म में। ये फंक्शन एक d में पॉलिनोमियल है, और आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये क्लोज इंटरवल 2-6 में कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो 8d का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 8 आ जाएगा, d का 1 होगा, d स्क्वायर का 2d हो जाएगा। तो हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया। और ओपन इंटरवल अगर 2-6 लेते हैं तो ओपन इंटरवल 2-6 में हमेशा से एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में, है ना, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, यानी कि रोल्स थ्योरम की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। हमने f2 निकाला, मतलब a की वैल्यू को 2 लेकर के f2 फंक्शन में रखा, है ना, और फंक्शन की वैल्यू 12 आई। फिर 6 हमने f6 निकाला, 6 को फंक्शन में रखा, 12 आई, यानी कि fa fb के बराबर भी है। यानी कि जो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, ठीक है। जब रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो लास्ट में रोल्स थ्योरम ये कहती है कि वहां पर 2-6 ओपन इंटरवल में कम से कम एक एलिमेंट d1 इस तरह का एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, है ना। और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। इसको अगर आप डेरिवेटिव जो ऊपर निकाला है आपने 8 माइनस 2 d1, उसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो d1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। और ये जो d1 इक्वल टू 4 है, यही वो डे होगा, यानी कि 4th डे ऐसा होगा
जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कोविड पेशेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डे विल बी 0, यानी कि यही वो डे होगा जिस दिन आपको कोई भी कोविड पेशेंट नहीं मिलेगा। अगर इसको फिगरली बात करें तो फिगर से भी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी करके दिखाई है। 2 और 6 के बीच में मैंने इस ग्राफ को बनाया है ना, और 2 और 6 के बीच में आपको 4 पॉइंट नजर आया होगा, है ना। 4 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो कर्व के ऊपर, है ना, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, है ना, जो कि रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो आपने देखा कि रोल्स थ्योरम को रियल लाइफ में हम कोविड में भी किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपके सामने, है ना। और ये जो हम फंक्शन बनाते हैं डेटा एनालाइज करने के बाद ही होता है, और डेटा एनालाइज किसका काम होता है? डेटा साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस काम को करते हैं, है ना। डेटा एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन जो है WHO डॉक्टर की हेल्प से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट करता है, जो आप इंजीनियरिंग में भी काफी कुछ जानेंगे डेटा साइंस के बारे में। फिर लास्ट में हम जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन बेकर्स इंजन। बेकर्स इंजन में रोल्स थ्योरम का किस तरीके से यूज है? पुराने टाइम पे जो ट्रेन्स में इंजन यूज होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, जिसको हम एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन बोलते हैं। उसमें क्या होता था कि कोयले से हीट बनती थी, आग जलाते थे वाटर टैंक के लिए। वाटर टैंक, वाटर गर्म होने के बाद वहां से स्टीम बनती थी, फिगर में आप देख रहे होंगे स्टीम बनती थी। स्टीम जो है फिर इस पाइप से मूव करते हुए यहाँ पर आती है नीचे, और यहाँ पर आपको ये नजर आया होगा पिस्टन, पिस्टन पर वो प्रेशर बनाएगी, और पिस्टन पर प्रेशर बनाने के बाद ये इस तरीके से पिस्टन जो है मोशन शुरू करता है, ठीक है, इस तरीके से पिस्टन मोशन शुरू करता है। और जब ये पिस्टन मूव करेगा तो ये जो क्रैंक आपको नजर आ रही है इधर, है ना, जिसमें ABC पॉइंट नीचे ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, तो ये जो क्रैंक है ये घूमना शुरू करेगी, जिससे ट्रेन आगे बढ़ना शुरू करती थी। ये हमारा एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन था। आजकल जो इंजन यूज होते हैं वो इंटरनल कंबस्टन इंजन यूज होते हैं, जिसमें पिस्टन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पिस्टन जो है किसी 2 पॉइंट के बीच में फिक्स होता है, जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से नजर आ गया होगा, A पॉइंट ऊपर और B पॉइंट मैंने ये नीचे लिया है, जो कि एक क्लोज फॉर्म में होता है ना। और जब यहाँ से ऊपर से फ्यूल डलता है, ये जो येलो कलर से ऊपर दिख रहा है फ्यूल इंजेक्टर लिखा हुआ है, जहाँ पर जब ऊपर से फ्यूल डलेगा तो यहाँ पर बर्न होगा, और बर्न होने के बाद हीट डेवलप होगी, तो हीट के साथ में यहाँ पर ये पिस्टन जो है मोशन करना शुरू करेगा, इस ऐसे ऊपर नीचे, ये ऐसे पिस्टन मूव करना शुरू करता है ना। और जब पिस्टन मूव करेगा तो नीचे से क्रैंक जो है ये घूमना शुरू करेगी, जिससे कोई भी व्हीकल्स आगे बढ़ता है ना। तो ये तो हो गई हमारी इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में जानकारी, है ना। अब इसमें रोल्स थ्योरम का कैसे एप्लीकेशन है? अब देखो, अगर यहाँ पे पिस्टन का मोशन है तो आप यहाँ पर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं पिस्टन के लिए, पिस्टन मोशन में एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। और ये जो क्रैंक एंगल है इसके साथ में भी पिस्टन मोशन आप देख सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। तो तीनों केस में रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है। मैंने यहाँ पर फिगर से बताने की कोशिश की, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश की आपको। ये मैंने पिस्टन का मोशन लिया, जिसमें जो VB है वो ग्रीन कलर से आपको नजर आ गया होगा, वेलोसिटी के लिए ग्राफ है, और नीचे टाइम है T, है ना। T और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है, और ये हमारा एक्सीलरेशन है, और T टाइम के बीच में ग्राफ है। और दोनों ही ग्राफ में देखिए तो आपको कम से कम एक टेंजेंट तो ऐसी मिलती है, यहाँ पर भी एक टेंजेंट मिल जाएगी और यहाँ पर भी एक टेंजेंट मिल जाएगी, कम से कम एक तो मिल ही जाएगी इस तरीके से, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ऐसे ही ग्रीन कलर वाले अगर ग्राफ में देखते हैं वेलोसिटी विद टाइम के साथ में, यहाँ पर एक टेंजेंट मिलेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर एक टेंजेंट मिलेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना, और यहाँ पर भी एक टेंजेंट मिलेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। और ये किसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है? ये ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन होता है रोल्स थ्योरम, ठीक है। यानी कि रोल्स थ्योरम जो है इंजन के मोशन में, जो पिस्टन मोशन होता है वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है। साथ में आप पिस्टन वेलोसिटी और क्रैंक एंगल के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है वहां पर। यहाँ पर भी अगर देखें तो एक टेंजेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक यहाँ पर मिल जाएगी। इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ पर भी यूज होती है ना। किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर इस तरह का मोशन लेंगे तो यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि रोल्स थ्योरम को कैसे हम पिस्टन मोशन में यूज करते हैं।
और ये सब चीज़ें आप जानती है कि जो इंजीनियरिंग में आप सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, who collectively develop और improve vehicle structure, accessories, engines, related systems, है ना। और the role of data engineer is to analyze the live data from the vehicles which covers the engine parameters including speed, temperature, maximum RPM और प्रेशर। इन सब चीज़ों को डेटा एनालाइज डेटा इंजीनियर करता है, डेटा साइंटिस्ट जिसको आप कह सकते हैं, है ना। और ये सब चीज़ें वर्क आप जानते हैं, यानी कि हर जगह पे इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। तो ये मैंने आपके सामने जो है आज एप्लीकेशन रखा है डिफरेंशिएशन का, है ना। चीज़ों को डिटेल में तो हम जब आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे, तो डिटेल में तो आपको सभी चीज़ें वहाँ पर बताएंगे। आज के लेक्चर में तो मैंने केवल ये कोशिश की है कि कैसे रियल लाइफ से ये चीज़ें डिफरेंशिएशन जो हमारा कनेक्ट है ना। जब एक एक टॉपिक को हम साथ में पढ़ाएंगे तो तब भी मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से रियल लाइफ में हर एक टॉपिक रिलेट करता है। आपने केवल मैथमेटिक्स में आज तक डिफरेंशिएशन करना सीखा है, लेकिन आज मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का ओरिजिन क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बनता है और किस तरीके से रियल लाइफ में वो यूज होता है ना। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बेटा आज का? सर बढ़िया था। सब बढ़िया बढ़िया था सर। अच्छा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? इंटरेस्टिंग था। यस सर। यस सर यस सर, Yes, sir. डेफिनेटली। चलिए, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मैथमेटिक्स। जिनको बोरिंग लगता है ना मैथमेटिक्स, वो भी बहुत अच्छे से सीखने वाला है मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा टाइम भी हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है ना। कोई डाउट है आपकी साइड